हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है मंजीत सिंह और प्राज्ञ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वन शॉट रिवीजन में पढ़ने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होगा और जेईई मेन अलाइंड होगा। इसके हम 3 पार्ट में जो है डिस्कशन करेंगे। पहला पार्ट है पार्ट ए, जो सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशंस पे जो है बेस्ड है। दूसरा पार्ट है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड एजियोट्रॉप्स की बात करेंगे। और पार्ट सी में हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे। ये हमारा जेईई मेंस का सिलेबस है और एनसीईआरटी बोर्ड का भी सिलेबस है। बच्चों, ये जो टॉपिक है ये तीनों ही पर्पज से, चाहे जेईई मेंस हो, चाहे नीट हो, चाहे बोर्ड्स हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद दी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन? सॉल्यूशन जो है क्या होता है? सॉल्यूशन जो है 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक होता है सॉल्यूट और एक कौन होता है? सॉल्वेंट। यानी कि जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो एक होमोजेनस मिक्सचर बनता है। क्या बनता है? एक होमोजेनस मिक्सचर बनता है। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट को ऐड करते हैं किस में? सॉल्वेंट में, और उसके बाद एक होमोजेनस मिक्सचर बनता है, तब उसे हम कहते हैं क्या बेटा? सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। अब यहाँ ये जो वर्ड है ना, होमोजेनस, इसका मतलब क्या होता है कि जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म होती है सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की कंपोजिशन क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है। यानी कि अगर हमारे पास हमने एक बीकर लिया और उसमें हमने क्या किया? ऐड कर दिया ये सॉल्वेंट है, और उसमें हमने ऐड कर दिया कौन? सॉल्यूट। तो सॉल्यूट ऐड करने के बाद यहाँ कोई बाउंड्री जो है वो आपको विजिबल नहीं होगी, यानी कि आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे सॉल्यूट को ऐड करने के बाद। इफ इट इज अ प्रॉपर मिजिबल, तो उस केस में आपके पास होमोजेनस मिक्सचर में क्या होगा? ये जो है क्या नहीं होगा? बाउंड्रीज आपको दिखाई नहीं देगी। उसी को हम कहते हैं क्या? यूनिफॉर्म मिक्सचर। जैसे आपने सॉल्ट लिया, पानी में डाला, सॉल्ट डिजोल्व हो गया। अब आपको सॉल्ट कहाँ है ये नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ पर वाटर है वो आपको दिखाई देगा, लेकिन वहाँ पर वो पूरा मिक्सचर बन जाएगा, पर दोनों के बीच में कोई बाउंड्री दिखाई नहीं देगी। उसी को हम कहते हैं क्या बेटा? यूनिफॉर्म या होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, सब्सटेंस जो होता है सॉल्यूट वाला वो क्या होता है? स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और सॉल्वेंट जो है बेटा वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है। इसके अलावा कई केसेस में हम लोग जो है सॉल्यूट को ज़्यादा अमाउंट में भी ले सकते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सॉल्वेंट वो होता है जो जब सॉल्यूशन बन जाता है तो फाइनल फिजिकल स्टेट जो बनती है वो किसकी बनती है? सॉल्वेंट की बनती है। जैसे हमने शुगर डाली वाटर में, तो पूरे सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट बनी वो कौन सी बन गई? लिक्विड बनी। तो इसका मतलब वाटर जो है वो एज ए सॉल्वेंट वर्क कर रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम आगे। ये है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। देखो, टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन में हमारे पास 3 टाइप के बेसिक सॉल्यूशंस हैं। जब हमारे पास जो है फिजिकल स्टेट किसकी लेते हैं हम? सॉल्वेंट की लेते हैं, उसके बेसिस पर। पहला हो गया जब आपके पास जो है सॉल्वेंट कौन है, यानी सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या है। सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बेसिस पे पहला हो गया कि हमने सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड ले लिया। दूसरा, हमने सॉल्वेंट जो है कौन सा ले लिया? लिक्विड ले लिया। और तीसरा, हमने सॉल्वेंट जो है वो कौन सा ले लिया? गैस ले लिया। तो अगर हमारे पास सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन कहलाएगा सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड है तो कहलाएगा लिक्विड सॉल्यूशन, और गैस है तो कहलाएगा गैस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। अब यहाँ ध्यान रखना बच्चों कि सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्यूट कौन हो सकता है? तो सॉल्यूट जो है हमारे पास वो सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकता है, और कौन हो सकता है? लिक्विड। यानी तीनों ही फेजेस इसमें हम डिसॉल्व कर सकते हैं। सिमिलर केस लिक्विड के साथ जाएगा और सिमिलर केस किसके साथ? गैस के साथ जाएगा। तो टोटल आपके पास जो है 9 टाइप के जो है एग्जाम्पल बन जाएंगे। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले है आपके पास कौन सा सॉल्यूशन बेटा? टाइप है गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो कौन है? गैस है। गैस में हमने क्या डिसॉल्व किया है? गैस को डिसॉल्व किया है। तो इसका एग्जाम्पल होगा मिक्सचर ऑफ गैसेस। कोई भी 2 गैसेस हैं, O2 और कौन हो गया? N2, है ना। फिर उसके बाद में यहाँ देखें तो सॉल्वेंट कौन है? लिक्विड। तो ऐसे सॉल्यूशन को हमने क्या बोला? लिक्विड सॉल्यूशन। और इसका सॉल्यूट कौन है? गैस।
तो सोडा वाटर यानी कि CO2 को हमने किस में ऐड कर दिया है, H2O में ऐड कर दिया। यहाँ फिर से हमारे पास लिक्विड कौन है, सॉल्वेंट हैं, और लिक्विड ही इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है। तो एग्जाम्पल होगा हमारे पास इथेनॉल इन वाटर, और ये भी टाइप कौन सा होगा, लिक्विड का, क्योंकि आप देखना दोनों ही केसेस में क्या ले रखा है, सॉल्वेंट हमने लिक्विड ले रखा है, इस वजह से इसका नाम होगा लिक्विड सॉल्यूशन। अब जब सॉल्वेंट हमारे पास सॉलिड हो गया तो हमारे पास कौन होगा बेटा, जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है, तो इसका नाम हो जाएगा सॉलिड सॉल्यूशन। और एग्जाम्पल एलॉय, कोई भी दो मेटल के मिक्सचर्स होंगे, दो मेटल है ए और मेटल बी, ये दोनों सॉलिड फॉर्म में हैं, और मोल्टन करके इनको हम क्या करेंगे, एक मिक्सचर बना देंगे, तो वो सॉल्यूशन का टाइप हो जाएगा सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना यहाँ पे 3 टाइप, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट, आगे हम बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म की। सबसे पहले आपको समझना कंसंट्रेशन वर्ड का मतलब क्या होता है। कंसंट्रेशन वर्ड का मतलब होता है हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, क्या है, कितना सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है या किस में प्रेजेंट है, सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, तो वो केस कहलाता है हमारे पास क्या बेटा, कंसंट्रेशन। ठीक है, ये टर्म क्या होगी, कंसंट्रेशन। अब इसको हम जो है कितने तरीके से निकाल सकते हैं, तो हमारे पास 6 तरीके हैं जिनसे हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। टोटल कितने हैं, 6। ठीक है, ये 6 केसेस की बात करेंगे, सॉरी 7 केसेस है, 7 केसेस की बात करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास मास परसेंट, और भी होते हैं, ppm भी है ना, और भी है। तो मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट, ppm, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, और कौन हो गया, मोलैलिटी। नॉर्मलिटी भी होती है, फॉर्मलिटी भी होती है, बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ हम टोटल 7 जो है मेथड, ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की, वो है मास परसेंट। मास परसेंट बच्चों, मास वर्ड से ही पता चल रहा है कि यहाँ हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यहाँ लिखा है हमने W/W परसेंटेज। इसका मतलब हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन लेते हैं। अब सॉल्यूशन बना कैसे है कि हमने यहाँ पर जो सॉल्वेंट लिया है उसका मास भी किस में है, उसका हमने क्या लिया है, मास लिया है, और जो हमने क्या लिया है, सॉल्यूट लिया है, उसका भी हमने क्या लिया है, मास लिया है। तो केस क्या बनेगा, मास परसेंट बनेगा। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो W ऑफ सॉल्यूट अपॉन W ऑफ सॉल्यूशन, यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है बच्चों, यहाँ ध्यान रखना। अब जैसे हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन, पर यहाँ ध्यान रखना लिखा क्या है, 10% W/W सॉल्यूशन, अगर ऐसा लिखा है, ठीक है, या 10% वेट अपॉन वेट, ठीक है, ग्लूकोज सॉल्यूशन, यानी यहाँ पर मेंशन होना चाहिए W/W। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व्ड इन 90 ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ हमने क्या लिया है, सॉल्यूशन का मास। सो W कितना हो गया आपके पास, ऊपर सॉल्यूट कितना है 10, सॉल्यूशन कितना है, तो ये होगा 90 + 10 = 10/100 मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपका परसेंटेज का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, यहाँ पर 90 सॉल्वेंट का है, इसलिए हम सॉल्वेंट नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पर किसका लेना है हमको, सॉल्यूशन का लेना है, इसलिए हमने क्या लिखा है, सॉल्यूशन का केस लिखा है। और सॉल्यूशन का केस क्या होगा, 10 + 90 होगा। सॉल्यूशन का टोटल मास कितना होगा, 100 ग्राम। अब यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप ध्यान रखना, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मास परसेंट पे कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये कौन है, मास परसेंट। नेक्स्ट है हमारे पास, इसके बाद हम बात करते हैं, अगला टॉपिक है वॉल्यूम परसेंट। अब यहाँ वॉल्यूम वर्ड से पता चल रहा है कि यहाँ पर हम लोग जो है वॉल्यूम ले रहे हैं,
और वॉल्यूम आपको पता है ml में होती है, लीटर में होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्यूम परसेंट, यानी कि वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, यानी कि हमें सॉल्यूट का भी वॉल्यूम चाहिए और सॉल्यूशन का भी क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 100 से। ध्यान रखना बच्चों, फिर से कौन है आपके पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो टोटल वॉल्यूम चाहिए। ये लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए काम में आती है। अब जैसे आपको बोला है 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, ठीक है, 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या हो गया, 35% का मतलब हो गया 35 ml of solute is present in 100 ml of solution। ओके बेटा, 100 ml क्या लिया हमने, सॉल्यूशन का लिया है। फिर से आप ध्यान रखें, 100 ml किसका लिया है, सॉल्यूशन का, और क्या लिख सकते हैं, 35 ml of solute present in 65 ml of solvent। दोनों ही केसेस सही हैं, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो टोटल वॉल्यूम सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों की आएगी। तो यहाँ ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है कि एथिलीन ग्लाइकोल जो है वो क्या होता है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट होता है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, पर अभी से आप मार्क कर लीजिए, एथिलीन ग्लाइकोल कौन होता है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन वर्ड वही है कि हमको दो फैक्टर से क्या करना है, डिवाइड करना है, दो चीज़ों से। ऊपर हमारे पास जो है मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे, तो मोल फ्रैक्शन जो है इसको डिनोट करते हैं हम x से, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या होता है, रेशो होता है। किसका रेशो होता है, रेशो होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। या अगर हमें XB लेना है तो हम लिखेंगे NB अपॉन Na प्लस क्या लिखेंगे हम, NB, यानी कि हमारे पास मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट और मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, ठीक है बच्चों। ध्यान रखना यहाँ पे, अगर हमारे पास दो कंपोनेंट है तो पहले कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन होगी XA इज इक्वल्स टू Na अपॉन Na प्लस NB। अगर हमें दूसरे कंपोनेंट की निकालनी है तो XB इज इक्वल्स टू NB अपॉन Na प्लस NB। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि XA प्लस XB इज इक्वल्स टू हमेशा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पर, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिटलेस, ठीक है, नीट का क्वेश्चन है शायद, और एक है आपके पास कि ये जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। पहला है यूनिटलेस होता है, क्योंकि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन हमेशा क्या होगा, यूनिटलेस होगा। लेकिन अगर दोनों के यूनिट क्या हो, सेम हो, दोनों की यूनिट क्या है, मोल्स है। फिर यहाँ पर आपके पास क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि मोल जो है वो मास से आता है और मास हमेशा क्या है, वॉल्यूम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो टेम्परेचर से क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, ठीक है बच्चों। अब एक और ध्यान रखना, अगर हमारे पास ये बाइनरी था तो इसमें दो कंपोनेंट थे, अगर तीन कंपोनेंट होते, मान लीजिए A, B और C, तब उस केस में अगर मुझे XA निकालना है तो मैं लिखता Na अपॉन Na प्लस NB प्लस क्या लिखता मैं, NC लिखता। टोटल कंपोनेंट यानी टर्नरी हो गया, टर्नरी में हम तीन कंपोनेंट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे उनके मोल से, ठीक है। ये दोनों ही फैक्ट क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं मोलरिटी। मोलरिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से, ठीक है बच्चों। यहाँ जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला है कैपिटल M इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ जो है अगर हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया गया है तब उस केस में फॉर्मूला क्या होगा, तब उस केस में फॉर्मूला होगा कैपिटल M इज इक्वल्स टू W ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जो मास आपको या जो वेट आपको क्वेश्चन में दिया है वो, अपॉन मॉलिक्यूलर मास, क्या लेंगे हम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर। और वॉल्यूम किसकी होगी बेटा, मेंशन्ड है सॉल्यूशन की। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, मोल निकालने का तरीका क्या होता है
कि वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन अगर हमारे पास लीटर में नहीं है तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा W ऑफ सॉल्यूट अपॉन M ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन ml, और ऊपर कौन चला जाएगा बच्चों 1000, तो ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। और ये फॉर्मूला किसका है, मोलरिटी का है। अब यहाँ मोस्ट कॉमन जो है लैब में बहुत काम में आती है, यूनिट जो इसकी कौन होती है, क्योंकि ऊपर कौन है मोल्स है और नीचे कौन है लीटर, तो यूनिट हो जाएगी मोल और कौन हो जाएगा पर लीटर, ये इसकी क्या होगी यूनिट होगी। ठीक है बच्चों, चेंज विद द टेम्परेचर। अब यहाँ ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोलरिटी जो है वो क्या होती है, चेंज होती है विद द टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ देखिए क्या इन्वॉल्व है, वॉल्यूम जो है वो क्या है इन्वॉल्व है सॉल्यूशन की, तो वॉल्यूम क्या हो जाती है यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सपेंड होती है। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट हैपन व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है, तो क्या होगा, है ना, वो इफेक्ट किस पर बेटा पूछ रहा है, वो इफेक्ट पूछ रहा है मोलरिटी पर। तो मोलरिटी, हाउ मोलरिटी चेंजेस बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो वॉल्यूम क्या हुई है एक्सपेंड हुई है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, मोलरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स अपॉन कौन हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की अगर V जो है अगर बढ़ेगा तो मोलरिटी जो है वो क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। ऐसा भी क्वेश्चन जो है बन सकता है और आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। आगे टॉपिक है मोलरिटी, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। ठीक है, स्मॉल m से। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से हम इसको क्या करते हैं डिनोट करते हैं। अब स्मॉल m इज इक्वल्स टू कौन हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट सिमिलर टू दी मोलरिटी, पर यहाँ ध्यान रखना है वेट ऑफ सॉल्वेंट है इन kg। पीछे चलते हैं एक बार वापस से, देखिए आप कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था मोलरिटी में, और मोलरिटी कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और मोलरिटी जो है यहाँ पर वेट ऑफ कौन हो गया हमारे पास सॉल्वेंट, वहाँ पर क्या था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, यहाँ पर कौन है सॉल्वेंट है और किस में होगा kg में। इसका फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, अगर हमको मास जो है किस में kg में नहीं दिया हो या मोल्स की जगह हमको क्या दिया हो W दिया हो, सो W ऑफ सॉल्यूट अपॉन W ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई कौन हो जाएगा M ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट ये आएगा ही आएगा। अब दूसरा है W ऑफ सॉल्यूट अपॉन M ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई W ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ ये किस में होगा, ये होगा ग्राम में, तो ऊपर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना है, ये इसका फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं डिफाइंड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, नॉट क्या होगा बेटा सॉल्यूशन वॉल्यूम, तो यहाँ पर सॉल्यूशन की वॉल्यूम नहीं लेनी है। यूनिट की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर यूनिट होगी ग्राम। ठीक है, यहाँ पर ग्राम है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा मोल और कौन हो जाएगा पर kg, क्या यूनिट होगी मोल पर kg, क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट का हमने क्या लिया है मास लिया है, वहाँ पर हमारे पास मोलरिटी का जो केस था वहाँ पर थी मोल पर लीटर। ठीक है, अब यहाँ जो फैक्ट है वो ये है कि इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर से रिलेट नहीं करती, इफेक्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो है सॉल्वेंट जो है वो क्या है, वो उसका क्या लिया गया है मास लिया गया है, वॉल्यूम नहीं ली गई, तो वॉल्यूम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, टेम्परेचर वॉल्यूम पे फ़र्क पड़ता है, मास पे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो मोलरिटी के थ्रू ही निकाली जाती है। नेक्स्ट आते हैं मोलरिटी और कौन हो गया बेटा मोलरिटी। तो सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर फॉर्मूला जो होता है दोनों के रिलेशन का, वो होता है हमारे पास 1000 इंटू डेंसिटी इंटू M अपॉन 1000 प्लस M इंटू कैपिटल M ऑफ सॉल्यूट। यहाँ देखिए D कौन है, तो D यहाँ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो जब आपको क्वेश्चन में डेंसिटी दी जाए सॉल्यूशन की तब फॉर्मूला आपको ये लेना है। और
यहाँ पर ये कौन है, मोलरिटी है, और यहाँ पर ये कौन है बेटा, मोलैलिटी है। तो यहाँ ध्यान रखना है m जो है वो सोल्यूट का क्या है, मोलिकुलर मास है। तो ये जो है, और स्मॉल m यहाँ पर कौन होगी, मोलैलिटी है। तो ये रिलेशन है इन बिटवीन दी मोलरिटी एंड मोलैलिटी। तो बच्चों इसको आपको लिखना है, कॉपी में आप नोट डाउन कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। आगे है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। देखिए अब हमारा जो मेन चैप्टर है वो स्टार्ट हो गया। इससे पहले जो है जो भी चीज़ें दी गई थी कंसंट्रेशन, वो 11th क्लास में मोल कंसेप्ट के साथ में भी थी। अब यहाँ हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, इसकी बात करते हैं। क्या है, देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारे पास एक लिक्विड है जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, और ये किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। और हम क्या चाह रहे हैं, गैस को जो कि कौन है, सॉल्यूट है, उसमें उसको हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना चाह रहे हैं। तो गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है इन दी लिक्विड सॉल्वेंट। तो सबसे पहला आता है नेचर ऑफ गैस। देखो बच्चों, नेचर ऑफ गैस का मतलब है कि रिएक्टिंग गैसेस लाइक NH3 और HCl डिसॉल्व मोर देन इनर्ट गैसेस He एंड O2। हीलियम और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में NH3 और HCl सॉल्वेंट यानी H2O के साथ बहुत आसानी से रिएक्ट करती है। इस वजह से इन गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। दूसरा हम एक और लिख सकते हैं, मोर लिक्विफिबल गैसेस जो होती है डिसॉल्व इजीली। जिन गैसेस का लिक्विफिकेशन बहुत आसान होता है वो गैसेस जो हैं वो आसानी से डिसॉल्व होगी। ठीक है बच्चों। दूसरा है टेम्परेचर। यहाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिसोल्यूशन ऑफ गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो हमेशा कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक ही होती है। यहाँ ध्यान रखना आप लोग, जब भी आप किसी गैस को डिसॉल्व करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी हमेशा कौन होगी, एक्सोथर्मिक ही होगी। प्रोसेस कौन सा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। इस वजह से एक्सोथर्मिक का केस जो होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस की कम होती है ना, किसी भी सॉल्यूट की। चाहे वो ये केस आप सॉलिड पर भी अप्लाई करें तो भी होगा और गैस पे अप्लाई करें तो भी होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ने के साथ गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। यहाँ हम प्रेशर की बात करते हैं तो आप समझना, अब यहाँ पर क्या होगा, जब हम प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर जो है वो हम लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो प्रेशर किसी क्लोज सरफेस, क्लोज जो वेसल है उसमें होगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस ऊपर रहेगी। तो नीचे जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस गैस की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और ये कौन कहता है, हेनरी कहता है, और इसी को हम एक्सप्लेन करते हैं विद दी हेनरीज लॉ। ठीक है। तो यहाँ 3 फैक्टर है, नेचर ऑफ गैस, टेम्परेचर और कौन है, प्रेशर। प्रेशर का कंसेप्ट हमको पढ़ना है आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या कहता है उसको आप समझिए। हेनरीज लॉ कहता है हमारे पास में कि P इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या होता है, KHX होता है, और वो यहाँ पर B लिखा है। B का मतलब यहाँ पर कौन हो जाएगा बेटा, B का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कौन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन हमको किसकी लेनी है, सॉल्यूट की लेनी है। यानी यहाँ KH जो है वो कौन है, हेनरीज कांस्टेंट है। तो हेनरी जो लॉ है वो कहता है कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा गैस की मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब यहाँ ध्यान रखना, अगर हमारे पास KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी बेटा, घट जाएगी। अगर किसी गैस का KH ज़्यादा है तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी बेटा, कम होगी। थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन जेईई में पूछा गया है, नीट में भी पूछा गया है। 4 गैसेस हैं, 4 गैसेस की क्या दे रखी है आपको, जो है KH की वैल्यू दे रखी है। तो KH की वैल्यू जो है वो क्या होती है, बढ़ती है, तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो थोड़ा सा ध्यान से आपको ध्यान रखना है वहाँ पे क्वेश्चन करते हुए। KH इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि हमारे पास KH जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। कब बढ़ेगा,
जब हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो सीधा सा केस है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है गैस की, कम होती है। तो सिमिलर केस में क्या होगा, T बढ़ रहा है, सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, T बढ़ रहा है, KH बढ़ रहा है, तो हमने पढ़ा KH बढ़ेगा तो भी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों केस सिमिलर है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, आगे है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ में सबसे पहला आता है आपके पास सोडा वाटर। सोडा वाटर जो है आपको बाज़ार में मिलता है, देखा होगा आपने। यहाँ पर हम क्या करते हैं, CO2 गैस को हाई प्रेशर पर कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में भी भरते हैं, ध्यान रखना बेटो। और किस में भरते हैं हम लोग, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में, या सोडा वाटर जो हम पीते हैं मार्केट में, है ना, ठेले वाले के यहाँ पर, तो वो उसमें कौन सी होती है, CO2 गैस होती है। उसको हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर पर जो है भर देते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा केस है हमारे पास स्कूबा डाइविंग। देखिए स्कूबा डाइविंग में क्या होता है, स्कूबा डाइविंग में जो हमारे पास एक स्कूबा डाइवर होता है, वो क्या करता है, वो सी वाटर में जो है नीचे रिसर्च करने के लिए अगर जाता है तो क्या होगा, वो जैसे ही इसके नीचे जाएगा तब क्या होगा, जितना नीचे जाता जाएगा पानी की लेयर क्या होती जाएगी, उसके पास बढ़ती जाएगी। ये पानी की लेयर क्या हो रही है, बढ़ रही है, और नीचे जाएगा और बढ़ेगी, समझे आप। तो इस वजह से प्रेशर जो है वो लगातार क्या होगा, बढ़ेगा। और आपने पढ़ा कि प्रेशर बढ़ेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब ये अगर वापस ऊपर आता है तो उस केस में क्या होता है कि सडन प्रेशर चेंज होगा, नीचे जाने में बहुत टाइम लगेगा, ऊपर आने में टाइम क्या लगेगा, कम, क्योंकि प्रेशर जो है आपको ऊपर की तरफ क्या करेगा, लिफ्ट करेगा। इस वजह से प्रेशर का चेंज क्या होगा, सडन होगा। ठीक है, इस वजह से जो N2 है वो ब्लड के अंदर बबल बना लेगी, और इस वजह से जो है बेंट आना स्टार्ट हो जाएगा और आपको पेन मसल्स में होने लग जाएगा। ठीक है, फिर होता है हमारे पास में हाई एल्टीट्यूड। अब यहाँ एक केस समझना आप, हाई एल्टीट्यूड का केस क्या है कि मान लीजिए आप जो है पहाड़ों पे चले गए। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पर थे आप पहले, अब आप कहाँ चले गए, पहाड़ के ऊपर चले गए। तो पहाड़ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पर प्रेशर क्या है, कम है। तो इस वजह से क्या होता है, प्रेशर कम होने की वजह से O2 की सॉल्युबिलिटी ब्लड में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाता है, O2 की सॉल्युबिलिटी जो है ब्लड में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस वजह से जो है, जो हम रेस्पिरेशन के लिए O2 लेते हैं, फूड का ऑक्सीडेशन करके CO2 H2O प्लस एनर्जी बनाती है, तो O2 अगर प्रॉपर नहीं जाएगी तो हमको एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो ब्रेन जो है वो वर्क करना क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, ब्रेन को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी, इसलिए जो है सिरदर्द होने लगेगा, वहाँ पे जाते ही आपको चक्कर आने लगेंगे और आप सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि ब्रेन जो है उसकी वर्किंग डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो वीकनेस मिलेगी आपको, और क्या मिलेगा, अनक्लियर थिंकिंग होने लग जाएगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इस बीमारी का नाम क्या है, एनॉक्सिया। ये पूछा गया है कि O2 की सॉल्युबिलिटी ब्लड में कम होने पर जो बीमारी होती है, जो डिजीज़ होती है, उसका नाम क्या है, तो वो है बेटा कौन, एनॉक्सिया। ठीक है, तो तीन चीज़ें हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ का, सोडा वाटर, स्कूबा डाइविंग, और कौन हो गया, हाई एल्टीट्यूड। नेक्स्ट है बच्चों राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ क्या कहता है, इसकी बात करते हैं। ठीक है,